स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम में लेटर भी आ सकता है। 14 साल पहले जो एग्जाम हुआ उसमें लेटर आया था। इस वाले एग्जाम में आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता, मगर चांसेस है क्योंकि पहले वाले एग्जाम का पैटर्न अगर हम फॉलो करें तो। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आप लोगों को, कि आप लोगों को ऐसे एक शीट मिलती है, यहाँ पे मार्जिन होता है और यहाँ पे भी मार्जिन होता है। ओके। आप लोगों को जो भी लिखना है वो आप लोग यहीं पर ही लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर भी लिखना है तो यहां नहीं लिखोगे, यहां कुछ नहीं लिखना है, आपको बाहर में लिखना है क्वेश्चन नंबर। ओके, इस मार्जिन के अंदर कुछ नहीं लिखोगे अगर हम यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो। अंडरस्टूड माई पॉइंट? अच्छा, अब आपको अगर लेटर भी लिखना है, लेटर का भी हम जो फॉर्मेट हम समझेंगे वो सारा आप इसी के अंदर लिखोगे। आप लोग इसके ये जो छोटा मार्जिन है ना, इसमें कुछ भी नहीं लिखोगे। एक और चीज, प्लीज इंस्ट्रक्शन पढ़ना। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली में ट्रैप होता है, आप लोगों को फंसाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है। तो आप लोग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही अपना जो भी आप लोगों को आंसर लिखना है वो लिखोगे। ओके, अब हम लेटर पे आते हैं। स्टूडेंट्स, लेटर आप लोगों का फॉर्मल अगर आएगा भी तो फॉर्मल लेटर ही आएगा। ठीक है। जब भी आप लोग को लेटर लिखना होता है एकदम क्रिस्प लेटर लिखोगे। मतलब होता है ना, अब जैसे हम लोग अगर सपोज फोन पे है ना बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, और भाई क्या चल रहा है, किस लिए फोन किया वो बात नहीं हो रही है, और भाई क्या चल रहा है, क्या हाल है, और सब बढ़िया। फिर 15-20 मिनट ऐसे फालतू फालतू बात करके फिर काम की बात पे आते हैं, राइट। मगर अगर हम ये तो इनफॉर्मल टाइप का कन्वर्सेशन है जो दो फ्रेंड्स के बीच में हो रहा है या दो रिश्तेदार के बीच में। मगर यदि आप लोग कोई टीचर से बात कर रहे हो, या आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, किसी से भी अगर प्रोफेशनल टोन में अगर बात करोगे तो सीधे आप टीचर से बात करके गुड मॉर्निंग मैम, और सीधे अपनी काम की बात करोगे, और मैम आप कैसे हैं, ये तो नहीं बोलोगे ना। यही सेम चीज आपको अपने लेटर में बताना है। आपको जो ऑब्जेक्टिव है लेटर का, आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा और सीधे उस क्वेश्चन को राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन आपको हिट करना है, उसी उसी के बारे में बात करनी है। ओके, ये है फॉर्मल लेटर का। तो क्रिस्प होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म इसी को कहते हैं कि जो बात बोलना तुरंत का तुरंत बोलो। ओके। और जो लेटर लिखने का पर्पस है उसको पूरा का पूरा आपको जस्टिफाई करना है। फाइन। कैसे करोगे वो हम बाद में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप ऑफिसर बन जाओगे ना, आप जो भी लेटर लिखोगे ना वो परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। ओके। इसीलिए आपको बहुत प्रोफेशनली लेटर को लिखना है। फाइन। अब हम पढ़ते हैं कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले तो गाइडिंग प्रिंसिपल से क्लियर होना चाहिए, है ना। फर्स्ट जो फर्स्ट पैराग्राफ ही है, जैसे मैं एक सैंपल लेटर दिखाती हूँ आपको, है ना। यू आर पंकज या पंकजा, द प्रेसिडेंट ऑफ इतना लोकेलिटी। There was heavy rainfall in your city due to which a tree fell down in your locality. Write a letter to the municipal corporation of your city to safely remove the tree. ये है। ओके। तो प्रोफेशनलिज्म क्लैरिटी क्या होती है? सीधे मतलब ट्री गिर गया है और ट्री को हटाना है, सिंपल यही तो है ना पर्पस लेटर लिखने का। तो आप वहीं पे हिट करो। आई हियर बाय राइट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द ट्री दैट फेल डाउन इन द लोकेलिटी। सीधे हिट किया ना, यही मैं आपको बोली, सीधे हिट करना है। ओके। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं क्लैरिटी। कंसाइज होना चाहिए, गेट टू द पॉइंट, तुरंत पॉइंट पे आओ, जो बात बोल रही तुरंत, डायरेक्ट लैंग्वेज, रिमूव द ट्री। ओके। यूज सिंपल, अवॉइड अननेसेसरी लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप लोग फिर देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, हर क्लास में कहूंगी, एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट बनाना है। एग्जामिनर के फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करो, उसके टाइम को रिस्पेक्ट करो, उसकी लाइफ को रिस्पेक्ट करो। ठीक है। अगर आप ये सोच लोगे कि मुझे उसके टाइम को रिस्पेक्ट करना है तो आप कभी वर्ड लिमिट को क्रॉस ही नहीं करोगे। अरे यार, इसका वर्कलोड बढ़ जाएगा ना। अगर आप सोचते हैं कि उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना है तो आप गंदी राइटिंग में लिखोगे ही नहीं। मैं ये नहीं कही सुंदर राइटिंग में लिखो, मगर आप लेजिबल राइटिंग में लिखोगे।
आप नहीं जानते उसको, मगर अगर आप उसको खुश करोगे ना, वो आपको भी खुश करेगा, ये गारंटी है। ओके, ठीक है। जितना भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, नेम डेट एड्रेस, वो एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि देखो जैसे ये सैंपल है, इसमें लिखा हुआ है आप पंकज हो या पंकजा हो, फीमेल मेल, ठीक है, आप ये हो, तो फिर आप यही सारी चीजें आपको लिखनी है। अंडरस्टूड? कौन सा लोकेलिटी है, सब कुछ वही चीज लिखना है। मतलब एक्यूरेट का मतलब जो अगर दिया हुआ है, अब सपोज एग्जाम में नहीं आया कि यू आर पंकज या पंकजा, कुछ भी नहीं आया, तो फिर क्या करोगे? आप अपना नाम XYZ या ABC लिखोगे। कहीं पे भी अपना नाम, पड़ोसी का नाम, फ्रेंड का नाम, किसी का भी नाम नहीं लिखना है। अंडरस्टूड? कर्टियस होना है। अगर आप कंप्लेन भी दे रहे हो ना, तो वो भी पोलाइटनेस डिप्लोमेसी के साथ। आप कैसे दोगे वो मैं बताऊंगी, मगर आपको बहुत रिस्पेक्टफुल होना है अपने टोन में। याद रखना वो सारे लेटर रिकॉर्ड होते हैं इसी की वजह से, ठीक है? पूरा सारा इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, जिससे जो लेटर पढ़ रहा है उसको सब सिचुएशन अच्छे से समझ में आए, ठीक है? अब फॉर्मेट क्या है, सुनो। सबसे पहले सेंडर एड्रेस देना, उसमें आपका नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर डेट देना, मैंने बोला ना एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म कैसा होता है, ऐसा। 22 फेब्रवरी कभी मत लिखना, फेब्रवरी की स्पेलिंग सब गलत लिखते हैं, 90%। मार्च 2026 जो भी लिखना है, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा तो दिसंबर लिख दो, ठीक है? दिसंबर की स्पेलिंग अच्छे से देख लेना। ओके, ये है दिसंबर की स्पेलिंग, आर ई मत कर देना, दिसंबर में ये ए मत कर देना। ओके, अच्छा। अब रेसिपिएंट का डेजिग्नेशन, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में लेटर लिखते हो तो क्या लिखते हो, डेजिग्नेशन क्या होता है, द एडिटर, ऐसे। ओके, अब ये जो द है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं भी आपको खास बात बता दूं। आप देखोगे, आप स्कूल में भी लेटर लिखते थे, हमेशा लिखते थे द प्रिंसिपल, द लिखते थे, क्यों? द किस लिए लिखा जाता है? अगर सपोज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो पोस्ट सिर्फ एक ही वो पोस्ट में है, एक ही पर्सन, वो पोस्ट इकलौता पोस्ट है, इसीलिए आप द लिखते हो। यानी पूरे न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही एडिटर की पोस्ट होती है, पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल होता है, इसलिए द लिखा जाता है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट होता है, इसलिए द प्रेसिडेंट लिखा जाता है। पूरे भारत में एक ही प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ द प्राइम मिनिस्टर। तो पोस्ट के पहले या डेजिग्नेशन के पहले द क्यों आ रहा है? इसीलिए चीफ मिनिस्टर के साथ द नहीं लगता। अगर आपने कहीं पे देख लिया कि चीफ मिनिस्टर के साथ द लग रहा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बहुत होते हैं, तो फिर आप कोई पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बता रहे हो। क्लियर हो गई बात? अगर पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बता रहे हो, तब इस पर्टिकुलर स्टेट में सिर्फ एक ही सीएम है, इसीलिए यहां पे द लगा है। अंडरस्टूड? तो द नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम। ओके, बैंक मैनेजर एक ही होता है, तो द बैंक मैनेजर। फाइन। अच्छा, फिर उसका एड्रेस लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे सैल्यूटेशन डियर, ऐसे। फिर आपका बॉडी शुरू हो जाएगा लेटर का। फाइन। तो पैराग्राफ 1 ओपनिंग सीधे हिट करो, जो पर्पस है वो लिखो। पैराग्राफ 2 में आप पूरा का पूरा उस पर्पस जो है ना, उसको पूरा एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि मैं सैंपल दिखा रही हूं आपको। इसमें लिखा कि ऐसे ऐसे हवा चली थी, तूफान आया था, बारिश हुई थी, ट्री गिर गया। तो सीधे बोला कि भाई हम ये ऐसे ऐसे ट्री गिर गया है, और हैवी रेनफॉल की जगह तो हमारा रेस्ट्रिक्ट हो रहा है डेली एक्टिविटीज। अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चिल्ड्रन जो है ना, वो खेल नहीं पा रहे हैं, इज कवरिंग लॉट ऑफ एरिया। फिर हम अपना व्हीकल को पार्क नहीं कर पा रहे हैं। वेंडर्स जो है वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे लोकेलिटी में, इसलिए उसको रिमूव कर देने के लिए, ठीक है? इस तरह से मतलब फिर वो जो इशू है ना, उसको एक्सप्लेन करना है सेकंड पैराग्राफ में। सिर्फ 3 ही पैराग्राफ रखो स्टूडेंट्स। आपको ऐसे भी लेटर 200 वर्ड्स में, कितने वर्ड्स में लिखना होता है लेटर? पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में कितने वर्ड्स है? मुश्किल से 150 और 200 वर्ड से ज्यादा नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लेटर को शॉर्ट और क्रिस्प रखना। फिर पैराग्राफ 3 जो होगा, इसमें एक्शन ओरिएंटेड पैराग्राफ होता है, कि अब जो पढ़ रहा है ना लेटर, उसको क्या करना चाहिए, या जो लेटर लिख रहा है वो क्या अपेक्षा, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है जो पढ़ रहा है लेटर उससे। तो जैसे सैंपल में देखो, आई एम होपफुल दैट यू वुड लुक इन टू दिस मैटर एंड विल टेक द नेसेसरी एक्शन। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कॉपरेशन एट द
अर्लीस्ट। ओके, क्लियर। उसके बाद क्लोजिंग करोगे। अब क्लोजिंग में भी आप थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, पंकज, प्रेसिडेंट। ओके, क्लियर। अगर कोई इंक्लोजर है, सपोज आप बैंक मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं, उसमें आपका आधार डिटेल्स ये सब चाहिए उसको, तब आप इंक्लोजर में लिख देना आधार डिटेल्स, जो भी बैंक के लिए चाहिए होता है वो इंक्लोजर यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, देखो इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि आप अच्छे से, इसका मैं सारा स्क्रीनशॉट भेज दूंगी स्टूडेंट्स, ओके। ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, और छोटा कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिखे। अब देखिए, ओके, ऐसे बॉक्स मैंने बनाया है, आप लोगों को बॉक्स नहीं बनाना है, ओके। आप लोगों का दोनों तरफ मार्जिन होगा, बीच में आप लोगों को लिखना है। अब देखिए, सेंडर्स एड्रेस, उसमें अपना नाम नहीं होगा, सिर्फ एड्रेस होगा, ओके। फिर डेट, एक्सटेंडेड फॉर्म में। अब एड्रेस जब दोगे ना, कम से कम 2 लाइन में तो एड्रेस देना ही, ठीक है। अब जैसे सपोज लोकेलिटी है, ठीक है, कोई भी लोकेलिटी का नाम दे देते हैं, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, कोई भी लोकेलिटी का नाम दे दो, ठीक है। होशिमा लोकेलिटी, सपोज मुझे अभी यही नाम याद आ रहा है, होशिमा लोकेलिटी, ठीक है। और अगर हरियाणा का मुझे कुछ स्ट्रीट का नाम दे दो, ठीक है, रेवाड़ी स्ट्रीट, सपोज यही दे दो, और रेवाड़ी, ठीक है। तो 3 लाइन में एड्रेस हो गया, हाँ, ऐसे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, जब आप इस तरह से लेट एड्रेस लिख रहे हो ना, यहां पर कहीं पर भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं दोगे, अंडरस्टूड, ओके। कोई कॉमा, अगर आपको पिन कोड देना तो पिन कोड दे देना, मगर कॉमा फुल स्टॉप कहीं नहीं दोगे। यानी सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, लोकेलिटी रेवाड़ी स्ट्रीट्स रेवाड़ी, ऐसा कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब से ये ईमेल फॉर्म में आने लग गया है ना, उसके बाद से ये लेटेस्ट फॉर्मेट यही है कि नो कॉमा नो फुल स्टॉप। डेट दोगे, उसमें भी कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं होगा, लास्ट की बात करिए, बीच की नहीं। फिर रेसिपिएंट पोस्ट होगा, तो आप सपोज आप एडिटर को लिख रहे हो, द एडिटर, कॉमा नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं, ये सब हट चुका है, ओके। मेरे जैसे अगर एग्जामिनर होगा ना, तो वो तो काट लेगा मार्क्स। और आपको पता है, फॉर्मेट में भी आपको ना नंबर मिलते हैं, बहुत अच्छे से नंबर मिलते हैं, फाइन। अब पर्पस ऑफ लेटर, रिमूवल ऑफ ट्री, फाइन। फिर डियर मिस्टर मिसेस, कोई कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं दोगे, और यहां से शुरू हो जाएगा आप लेटर। अब देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो लाइन है ना, इसी लाइन में आप दोगे। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, यहां से शुरू किए सेंडर्स एड्रेस, फिर यहां पर डेट, यहां पे अपना है ना द एडिटर, फिर सब्जेक्ट, मतलब देखो ऐसे करके लिख रहे हैं, नहीं। अच्छा सा नीट लुक आना चाहिए ना भाई, एग्जामिनर को खुश करना है ना, नीट लुक आना चाहिए। तो ये रहा नीट लुक, एकदम एक लाइन में हम दे रहे हैं, देखो एक लाइन में, ओके। सपोज आपकी मार्जिन यहां है, तो मार्जिन से सटा के मत लिखना, थोड़ा सा दूर में, फाइन, ओके। फिर फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, थैंकिंग यू, कोई कॉमा नहीं। मेन बॉडी में आप कॉमा फुल स्टॉप जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां पे दोगे, मगर अब देखो थैंकिंग यू, नो कॉमा, नथिंग, नो फुल स्टॉप, नथिंग। योर, अरे यार यहाँ पे योर नहीं होना चाहिए था, योर्स होना चाहिए था, देखो कितनी बड़ी मिस्टेक है। योर्स सिंसियरली होना चाहिए, ठीक है, योर्स सिंसियरली। अगर सिग्नेचर मांगते हो तो सिग्नेचर कर दो, फिर अपना नाम लिखो और इंक्लूजन लिखो। अब योर्स में देखो पंगे क्या है, ये गलत है, अपोस्ट्रोफी एस, बिल्कुल भी नहीं दोगे, दोगे तो मार्क्स कटेगा, पक्का कटेगा। क्या करोगे, योर्स, और वाई स्मॉल नहीं दोगे, दिस इज स्मॉल वाई, बिग वाई कैप्स में, योर्स, ठीक है। अब सिंसियरली दोगे तो स्पेलिंग देख लो, फेथफुल्ली दोगे तो स्पेलिंग देख लो, ओके। एक ही चीज आप सोच लो कि क्या आपको देना है, सिंसियरली एक बार लर्न कर लो, इसकी स्पेलिंग भी लर्न कर लो, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे गलत करते हैं स्पेलिंग में, फाइन। अब हम आते हैं, देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या है ना कि कभी कभी हमें सेंटेंस लेटर जो है ना, बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है, बहुत स्कोरिंग। तो आप लोग, कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस फ्रेम नहीं हो रहा है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शुरुआत कैसे करें, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैंने क्या किया है, अगर सपोज ऐसा कोई लेटर आता है जिसमें कंप्लेन है,
ओके, जैसे ये वाला जो सैंपल लेटर देखे हो ना, ये कंप्लेन वाला लेटर है। ओके, ट्री ऐसे ऐसे गिर गया है तो कंप्लेन वाला, तो कंप्लेन वाला लेटर जो होगा या प्रॉब्लम रिपोर्टिंग वाला जो लेटर होगा, उसमें आप कैसे शुरुआत कैसे कर सकते हो, तो मैंने कई तरीका बताया है। आप इसको लर्न करोगे ताकि आपको सोचना नहीं पड़ेगा मैं शुरुआत कहाँ से करूं। मे आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, सबका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी स्टूडेंट्स। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, या तो अटेंशन लिख दो या काइंड अटेंशन लिख दो। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न्स रिगार्डिंग, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, यानी मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताने में। आई विश टू रजिस्टर अ कंप्लेंट रिगार्डिंग, आई एम राइटिंग टू हाईलाइट द परसिस्टेंट इशू, ऐसा इशू जो लगातार होता जा रहा है, जैसे वाटर क्लॉगिंग का, है ना, हर रेनफॉल तो परसिस्टेंट इशू है। आई एम कंपेल्ड टू ब्रिंग टू योर नोटिस द प्रॉब्लम ऑफ, अब कंपेल्ड है तो इसको फोर्स भी लिख सकते हो, कहीं पे मैंने फोर्स लिखा होगा, ये रहा। आई एम फोर्स टू इन्फॉर्म यू अबाउट द नेग्लिजेंस इरेगुलरिटीज, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर इमीडिएट अटेंशन। तो कंप्लेन का आप कोई, देखो मैंने तो बहुत सारा दिया है, मगर आप कोई 5-6 लर्न कर लेना। आई एम राइटिंग टू रेज एन इशू दैट रिक्वायर, थ्रू दिस लेटर आई विश टू रिपोर्ट द मैल फंक्शनिंग, I would like to notify you of the serious shortcomings. I write this letter to express deep concern. I would like to highlight the inconvenience, lodge a formal complaint, bring to light the recurring issue. Recurring issue का मतलब बार बार जो होता है, ओके। तो ये है अगर कंप्लेन वाला लेटर आया। अगर ऐसा लेटर आया जिसमें आप लोगों को कोई इंक्वायरी चाहिए, कोई पूछना है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, I would like to get information on concerning, yeah, on, yeah, concerning, yeah, regarding. I'm writing to inquire about. I would be grateful if you could provide me with the information regarding. I wish to seek detail. तो अब देखिए सारा है ये, ओके। कहीं कहीं आप गुड ऑफिस लिख सकते हो। गुड ऑफिस का मतलब यहाँ पर है कि ये लोग जानकारी देते हैं, यहाँ पे काम होता है, ओके। आई रिक्वेस्ट योर गुड ऑफिस टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, I wish to get accurate and complete information concerning. Okay. अब सपोज न्यूज़पेपर वाला लेटर आ गया कि एडिटर को लिखना है, ठीक है, तो शुरुआत कैसे करते हैं, ये पब्लिक ओपिनियन वाला लेटर होता है, जो भी आप न्यूज़पेपर को लेटर लिखोगे वो पब्लिक का ओपिनियन होता है एक्चुअली उस लेटर में। थ्रू द कॉलम ऑफ ए एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, जो सबसे पॉपुलर है, स्टूडेंट्स यही लिखते हैं, स्कूल के भी स्टूडेंट्स ऐसे ही शुरू करते हैं, ओके। Through your widely circulated newspaper, I wish to highlight the issue of. May I use a column of your prestigious daily to draw attention to? I would like to express my views on the matter of, through your stream, through the medium of respected newspaper. I seek the attention of the authorities and citizens through your valued newspaper. ठीक है, ये इस तरह से है, ठीक है। Through your influential daily, I intend to present my views concerning. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना है, देखिए पहले हमने क्या किया था, आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेना था। अगर आपको कुछ इन्फॉर्म करना है तो आप इस तरह से लिखोगे, दिस इज टू हमली इन्फॉर्म यू, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, आई विश टू इन्फॉर्म यू, आई एम राइटिंग टू नोटिफाई यू, दिस इज टू लेट यू नो, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू। प्लीज टू इन्फॉर्म यू जब आप बहुत खुश होकर इन्फॉर्म कर रहे हो, अगर बहुत दुख होकर इन्फॉर्म कर रहे हो तो रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। दिस इज टू अपडेट यू, आई एम राइटिंग टू इंटीमेट यू, ठीक है। अगर कोई प्रीवियस कम्युनिकेशन हुआ है, ओके, तब आपको इस तरह से लिखना है, दिस इज इन रेफरेंस टू योर लेटर एडवर्टाइजमेंट डेटेड इतना, ओके। सपोज आपका लेटर होता है कि ऐसा ऐसा एडवर्टाइजमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ दिस ऑफिसर, तो फिर आप कैसे उसको लेटर लिखोगे, ओके, इस तरह से। दिस इज विद रेफरेंस टू योर नोटिस डेटेड, आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर सर्कुलर डेटेड विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, ओके। फर्दर टू आवर अर्लियर डिस्कशन, और जो हमारा डिस्कशन हुआ है, डिस्कशन फोन पे भी हो सकता है, ओके, तो उसका डेट लिख देना। आई एम राइटिंग टू फॉलो अप ऑन योर लेटर डेटेड, तो डेट तो लिखना चाहिए आपको, ओके। रिगार्डिंग योर प्रीवियस लेटर कंसर्निंग इतना डेटेड, दिस इज पर्सुएंट टू योर एडवर्टाइजमेंट इशूड ऑन डेट, फाइन। अब ये हो गया, ये शुरुआत वाला है। अब लास्ट पैराग्राफ कैसे, लास्ट पैराग्राफ में एक तो आप एक्शन क्या क्या होना चाहिए, तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू काइंडली लुक इनटू द मैटर, काइंडली ट्राई टू रेक्टिफाई, अगर कोई प्रॉब्लम है तो रेक्टिफाई करना है।
जल्दी से प्रॉम्प्ट या अर्ली एक्शन होना है। अगर आप चाहते हो कि उस एरिया में विजिट करे, तो इस तरह से लिखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप ये वाला, आप किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव को लिख रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि यू बीइंग वन ऑफ द अथॉरिटीज ए रिप्रेजेंटेटिव इन द डिपार्टमेंट, यू आर हम्बली, यहाँ पे यू नहीं आएगा, ये भी गलती है, यू बीइंग वन ऑफ द अथॉरिटीज। एक मिनट, ऐसे ही होगा, इसको छोड़ो, मैं अच्छे से करती हूँ, इसमें इंग्लिश गलत हो गई ना, दो बार यू नहीं आना चाहिए, ऐसे। Being one of the authorities, one of the, देखो कितनी स्पेलिंग मिस्टेक, one of the authorities representative in the department, you are humbly requested to rectify this problem। ठीक है, इस तरह से लिखोगे। ओके, इसको मैं ठीक करके भेजूंगी। अब लास्ट में अगर सपोज आपको कोई कोऑपरेशन, हेल्प, असिस्टेंस या सपोर्ट चाहिए, तो उसको उसके लिए क्या लिखोगे? आई सीक योर काइंड कोऑपरेशन इन रिजॉल्विंग, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड योर सपोर्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस, आई एम पॉजिटिव दैट यू वुड सपोर्ट अस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सपोज आपको रिस्पॉन्स चाहिए उसका, तो अर्ली रिप्लाई विल बी अप्रिशिएट। सपोज आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप लिख सकते हो an early reply will be appreciated. Thank you for your time and consideration for this important matter. I look forward to receiving a positive response from you soon. I await your reply with interest. Please give this matter immediate serious concern consideration. I anxiously await your response. I hope to hearing from you soon. ठीक है, तो अब फाइनल, एक तो आपका असर्टिव होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, कभी एक्यूज नहीं करो, यू फेल टू डिलीवर द प्रोडक्ट नहीं बोलोगे, द प्रोडक्ट इज आई ऑर्डर हैज नॉट येट बीन डिलीवर्ड। एक्टिव वॉइस ज्यादा यूज करना, ठीक है, वी विल रिजॉल्व दिस इशू, ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस क्या? दिस इशू विल बी रिजॉल्व बाय अस, ये पैसिव वॉइस में नहीं, हमेशा डायरेक्ट में करोगे तो बेटर रहेगा। प्रेसी भी डायरेक्ट में ज्यादा बेटर रहती है। और प्रेसी का मैं एक बात बता दूं, आप लोग टाइटल लिखना शुरू कर दो प्रेसी में, क्योंकि आप लोगों का टाइटल ही आता है हमेशा, कैसा इन टाइटल है ना, तो फिर मुझे देखना होगा ना कि आप टाइटल सही तरीके से लिख रहे हो कि नहीं। ऑब्जेक्टिव रहना, स्टिक टू फैक्ट्स, इमोशनल लैंग्वेज, एग्जैजरेशन कुछ भी मत करना। ओके, ठीक है। अब सैंपल लेटर्स में हम आते हैं। एक सैंपल लेटर मैंने आपको दिखा दिया, वैसे तो इसमें बहुत सारे सैंपल लेटर्स है, बहुत सारे। ठीक है, मतलब कितने होंगे इसमें? 23, 23 है। ठीक है, मैं कुछ सैंपल लेटर्स इसमें मैंने अलग से निकाला है, ये वाला मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसको मैंने एंड कैसे किया, आई एम होपफुल दैट यू वुड लुक इनटू दिस मैटर एंड विल टेक नेसेसरी एक्शन। फिर एज अ, अब सैंपल लेटर में देखो, सेकंड, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एनजीओ वर्किंग फॉर ओशन क्लीन अप, राइट अ लेटर टू एचआर हेड ऑफ कंपनी सीकिंग सीएसआर ग्रांट, यू आर अरुण झा, आपका नाम दे दिया। ठीक है, तो आप एक एनजीओ हो, फाइन, एक एनजीओ कंपनी में काम कर रहे हो, तो एनजीओ कंपनी का नाम ये दे दिया, मुंबई, एड्रेस हो गया, कहीं कॉमा वामा नहीं है। डेट देखो, एक्सटेंडेड फॉर्म में डेट दिया है, लिखा है राइट अ लेटर टू एचआर हेड ऑफ द कंपनी, एचआर को लिखना है। ठीक है, तो द हेड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। फिर कंपनी का नाम खुद से दे दो क्योंकि यहां पर नहीं है, सनराइज कंपनी लिमिटेड मुंबई, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कॉमा नहीं। सब्जेक्ट सीकिंग अ सीएसआर ग्रांट फॉर ओशन क्लीनअप, यहाँ पे फुल स्टॉप दे सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, मगर मत ही दो तो अच्छा है, एक ही यूनिफॉर्म रखो, कहीं फुल स्टॉप मत दो। डियर सर, ओके। देखो स्टूडेंट्स, हमेशा खुला खुला लिखना, विजुअल कंफर्ट के लिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो कितना गैप है, आपको प्लेन शीट मिलेगी, गैप रखो अच्छे से, है ना, देखो कितना गैप है, खुला खुला लिखना है, फाइन। यहां पे भी गैप दो, फिर दो पैराग्राफ में गैप दो, कहीं कहीं पे लेटर थोड़ा बड़ा होता है, कहीं कहीं पे लेटर थोड़ा छोटा होता है, तो उसका आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, एज लॉन्ग एज आपने इशू को अच्छे से जस्टिफाई कर दिया। ओके, अब देखो, अगर, ध्यान देना, ये ग्रांट मांग रहा है, यानी कोई सीएसआर ग्रांट, पता नहीं सीएसआर क्या होता पता नहीं, मगर ये पता है कोई ग्रांट मांग रहा है। अगर सपोज ऐसा आपके पास आए कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है, तो थोड़ा सा तो आपको समझना चाहिए, ग्रांट है यानी कोई सम मांग रहा है, कोई अमाउंट मांग रहा होगा। ओके, तो कोई आपको अमाउंट कैसे देगा? पहले आप अपनी कंपनी का नाम बताओगे तब तो, आप कौन सी एनजीओ कंपनी है, आप किसके लिए काम करें, बताना पड़ेगा ना, वरना कोई कैसे आपको पैसा दे देगा? नहीं देगा ना। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए।
I'm writing on behalf of non-profit organization dedicated to protecting and conserving our ocean. We respectfully request your support through corporate social responsibility grant to aid our ongoing efforts. Your contribution will significantly enhance our ability to execute vital conservation project and foster community engagement. Okay? अब उसके बाद क्यों ओशन क्लीन अप करना है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। सबसे पहले वो आप लोग क्या करते हो वो बताओ, फिर आप लोग जो कर रहे हो वो क्यों जरूरी है वो बताओ। ओशन पोल्यूशन इज ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। We every now and then experience plastic debris floating in water, chemical released in the ocean, overfishing, coral reef dying, many other such incidents. Thus, we are currently embarking on comprehensive ocean cleanup project that aims to remove millions of pounds of plastic from our seas. The initiative will deploy advanced technology to collect waste, gear like masks, ठीक है ये सारा। फिर हो गया। अब उसके बाद आप ये एक पैराग्राफ में डाल सकते हो ये सारा, है ना। जरूरी नहीं है 4 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ ठीक है। वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अब ये लास्ट क्लोजिंग लाइन है, तो हम सपोर्ट चाहते हैं, सपोर्ट फॉर दिस सीएसआर ग्रांट। एडिशनली वी इनवाइट यू टू जॉइन अस एज अ चीफ गेस्ट एंड प्रेजेंट, ये एक्स्ट्रा है अगर आप लिखना चाहो तो। एंड प्रेजेंट सर्टिफिकेट टू आर एंथुजियास्टिक वॉलंटियर्स हु आर डेडिकेटेड टू दिस नोबल कॉज। होता क्या है, जिसे हम पैसे मांग रहे हैं उसको थोड़ा सम्मान भी देना पड़ता है ना, तो उसको हम चीफ गेस्ट के जैसे बुला लेते हैं। अब ये वाला है ना, इधर लिख दो। We are eagerly awaiting a positive response from his side and have also attached a pamphlet from a cleanup drive. और यहाँ पर pamphlet है तो यहाँ पे enclosure लिखोगे, enclosure भी लिखना होगा, enclosure pamphlet, cleanup drive pamphlet ऐसे लिख दोगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है। ऐसे और भी लेटर्स हैं, हम देख सकते हैं। ये वाला हमने अभी किया था। अच्छा, अब एक थोड़ा छोटा सा एक्सरसाइज हम करते हैं। ये है राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ अ सिटी urging them to consider the establishment of a playground in our neighborhood. You are Ajay Gupta. Okay? अब आपको 3 पैराग्राफ इसमें लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। अब फर्स्ट पैराग्राफ में आप कैसे शुरू करोगे, मुझे बस हिंदी में चाहिए। बताओ, कोई भी बताए कैसे शुरू करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। मैम ड्यू टू ओवर क्राउडिंग बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है तो इस वजह हाँ से। हाँ, ऐसे नहीं शुरू करोगे। ओके। नहीं, आप रीजन पहले कैसे दे सकते हो। उस इशू को देखिए, पहले मुझे ये बताओ, पहले क्या बोलोगे, मेयर को बोलोगे क्या, रिक्वेस्ट करेंगे मैम उसको पहले। क्या रिक्वेस्ट करोगे। ग्राउंड के लिए। सबसे पहले आप बोलोगे कि हमें प्लेग्राउंड चाहिए नेबरहुड में। ओके, ओके। सबसे पहले ये बोल दो, और फिर उसी फर्स्ट पैराग्राफ में बोल दो कि आसपास कहीं पर भी प्लेग्राउंड नहीं है। ओके, ठीक है। अब इसको बड़ा करना है। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप बताओ क्या बोलोगे। प्रॉब्लम फेस्ड बाय द चिल्ड्रन कि वो क्यों नहीं मतलब खेल नहीं पा रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो प्रॉब्लम बताओ, सबसे पहला प्रॉब्लम। चिल्ड्रंस के लिए, ओल्ड एज के लिए। चिल्ड्रन, ओल्ड एज, क्या चिल्ड्रन का तो अलग बताओ, ओल्ड एज का, देखो मैम, ओल्ड जो ओल्ड पीपल हैं उनके लिए अलग बताओ। ओल्ड पीपल के लिए क्या जरूरत है प्लेग्राउंड की, और चिल्ड्रन के लिए क्या जरूरत है। चिल्ड्रन के लिए मैम उनको ओपन स्पेस नहीं है वो, जैसे कोई गेम के लिए उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा। स्पेस नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो लोग कहाँ खेल रहे हैं, रोड पे खेल रोड रहे हैं। के रोड पे खेल लोकेलिटी रहे में हैं तो खेल क्या रहे हो हैं। गया, प्रोन टू एक्सीडेंट। ओके, एक्सीडेंट प्रोन हो गया। ठीक है, चलो ये एक हो गया। एक और बताओ, कोई और, क्यों चिल्ड्रन के लिए प्लेग्राउंड जरूरी है। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है मैम। करेक्ट, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अदरवाइज दे विल बी इनटू मोबाइल ओनली यस ऑल मैम। इवनिंग, है ना। ये हो यस गया। मैम। बस दो काफी, वरना लेटर बड़ा हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक सेकेंड। हम्म,
क्रिएशनल एक्टिविटी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ओल्ड पीपल के लिए क्यों प्लेग्राउंड जरूरी है? हम दे आर ऑल्सो दे एक्सीडेंट प्रोन, कि उनको फिर एक स्पेशल जगह मिल जाएगी वहां पे घूमने के लिए या वॉकिंग करने के लिए। गेट टुगेदर के लिए, गेट टुगेदर, यस मैम। है ना। और उनका घर में ना मन नहीं लगता है ना, तो वो जो बोर्डम है, बोर्डम से बचने के लिए वो यहाँ पर चले जाएंगे, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फाइन। अब उसके बाद ये आपका सेकेंड पैराग्राफ हो गया। आप समझे, फर्स्ट पैराग्राफ में आप सीधे इशू को हिट करो, रीजन मत दो। ओके मैम। सेकेंड पैराग्राफ में फिर लिखोगे क्या? अगर फर्स्ट पैराग्राफ में रीजन दे दोगे, सेकेंड पैराग्राफ में रीजन दो। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या दोगे? रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वो आप करिए। कि ये जल्दी से जल्दी प्लेग्राउंड बन जाए, है ना। यस मैम। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। 25 जून, द ऑनरेबल मेयर, ये क्या है? ये हटाओ इसको, द मेयर लिख दो, ठीक है। इंदौर, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेग्राउंड, रिस्पेक्टेड सर, I was born and brought up in Indore. I have always worked for betterment of Indore. As a resident of Krishna Housing Society, I urge the playground due to lack of accessible and age-appropriate play space for young families and children. The nearest play is over a mile away, making it difficult for many families to access regularly. ठीक है। अब देखो, ये पूरा का पूरा रीजन हो गया। इसमें बोला है कि क्यों प्लेग्राउंड चाहिए, क्योंकि प्ले स्पेसेस नहीं है, सिर्फ इतना लिखो। मगर और जो भी प्लेग्राउंड अवेलेबल वो माइल अवे, वो आप देखिए कुछ समय एग्जाम में क्या क्लिक करता हमें नहीं पता है, मगर एक चीज आपको पता है कि प्लेग्राउंड चाहिए, तो आप शुरुआत में प्लेग्राउंड चाहिए यही बताओगे। बहुत इलैबोरेटली क्यों चाहिए ये यहां पर बताओगे। Absence of playground impact children well-being development. It encourages physical activity, creativity, socialization, gathering space for families and foster communities, allowing children to make friends, engage in healthy activities. Despite potential budget and logistical challenge, the long-term benefits outweigh them. ठीक है। बहुत बजट होगा उसका, लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा, हो सकता है कुछ, हो सकता है झोपड़ी भी हटाना पड़े प्लेग्राउंड बनाने के लिए, मगर उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है ना, बहुत ज्यादा है। Or community is willing to collaborate with city to ensure the project success. They request a meeting to discuss the matter further and find a suitable location design. ये मैं फाइल आप लोगों को भेजूंगी, आप लोग को सारे लेटर्स को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि आप लोगों ओके के मैम। दिमाग में रहे कि क्या चीज लिखना है क्या नहीं। ओके। फाइल को ओके मैम। शेयर नहीं करना है, वरना फिर फायदा क्या आप लोगों का फीस देने का। यस मैम। अंडरस्टूड। जिसको ये देखना है वो लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस देखो स्क्रीन में आ ही रहा है ना सब कुछ। फाइन। Thank you for your attention to this important issue. We eagerly await your response and look forward to working with you towards a brighter future for our children. तो अगर आप एक बार सारे लेटर्स को स्टूडेंट्स पढ़ लोगे ना, तो इससे यस क्या मैम। होगा कि आपके दिमाग में बैठेगा कि हाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि मीटिंग रख सकते हैं, रेसिडेंट्स है वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं। फाइन। यस मैम। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ लेटर टू बैंकर्स टू कम टू योर कंपनी ऑफिस टू होल्ड रेगुलर वर्कशॉप फॉर एम्प्लॉयज ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। ये वाला क्वेश्चन आरबीआई में पूछा गया था। ठीक है। तो मेरा ओके। एक ही स्टूडेंट था आरबीआई का, मैं ऐसे आरबीआई की क्लासेस तो कंडक्ट भी नहीं करवाती हूँ, तो इसके मैंने इवैल्यूएशन किए थे, तो ये कभी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका मतलब कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आप कोई भी बैंक में गए हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, किसी बैंक में भी गए हैं, और उस बैंक वाले को बोले कि आप हमारे यहाँ पर रेगुलर वर्कशॉप करें ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है। आपका नाम जस्टिन थॉमस है। ठीक है। ओके मैम। तो आप इस तरह से आप लिख दिए। लिमिटेड में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है क्योंकि एलटीडी के बाद फुल स्टॉप लगता है, ओके, मगर ऐसे नहीं लगाओगे। ओके। ठीक है। अब मुझे बताओ कि शुरुआत कैसे करोगे। स्टार्टिंग तो ऐसे ही करेंगे मैम कि कंपनी में एक आप सेकेंड, आइए। एक सेकेंड। क्यों अजीत, भावना, आप लोग कहीं लाइब्रेरी में हो जो बोल नहीं सकते? पिंकी, अजीत तो बताइए पहले। सुभाष बहुत एक्टिव है ये मुझे पता है ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ आप लोग भी कुछ बोले। हाँ पिंकी, मैं अगर सबसे बोलना चाहते तो उनको बताओ।
हाँ जी, सबसे पहले तो उनको बुलाने के लिए ही बोलेंगे कि भाई हमारी कंपनी में आओ। वेरी नाइस। सबसे पहले आप इनवाइट करोगे, तो इनवाइट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, एक और चीज बताना पड़ेगा। कोई और बताएगा? पिंकी, कुछ अगर आपको याद आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बतानी पड़ेगी। सुभाष। खुद का नाम, मतलब कि मैं किसका इस नाम? कंपनी से हूँ। कंपनी का नाम। कंपनी क्या करती है, ये तो बताना पड़ेगा ना। किसी ने बोल दो हाँ बैंकर, जी। तुम आ जाओ हमारे घर में, ठीक है? ऐसे नहीं बोलोगे ना। आप यस मैम। बताओगे कि आपकी कंपनी क्या है, क्या करती है। ओके। यस अब मैम। उसके, ये आपका हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब जैसे हमने प्लेग्राउंड का किया, तो हमने बोला हाँ एक प्लेग्राउंड है मगर थोड़ा दूर में है। ओके। फिर हमने रीजन सेकंड पैराग्राफ में बताया। फाइन। यस मैम। ओके। तो ये हमारा, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या बताओगे? कि मैम फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है? यस, इसका रीजन बताओगे, क्यों जरूरी है। तो पहला रीजन। कि फ्रॉड्स हो रहे हैं कंपनी, मतलब फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स होते हैं, हम्म और हम्म। उनका इम्पैक्ट क्या होता है मैम लोगों के ऊपर? ओके। एक तो है ना, फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बोलोगे, ओके ठीक है। मैम। और मैम कई बार जैसे स्कीम वगैरह भी देते हैं बैंक वाले, मतलब तो मे बी इसके लिए भी। किसके लिए, फिर से बोलो। हाँ, स्कीम के लिए, करेक्ट। एक तो फ्रॉड के लिए बोलोगे, एक आप बोलोगे जो भी स्कीम है उसको अवेल करने के लिए हमें पता होना चाहिए ना, लिटरेसी तो आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई और? आप टाइप भी कर सकते हो मैसेज के जरिए। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ क्लोजिंग लाइन क्या होनी चाहिए, थर्ड पैराग्राफ। थर्ड मैम वी पैराग्राफ। हम्म। मैम वी होप फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। और मैम करेक्ट। टाइमिंग भी पूछ सकते हैं कि एट व्हाट टाइम यू कैन रीराइट टू अस, एट व्हाट टाइम यू कैन अटेंड करेक्ट। दिस। हाँ, एक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और फिर उनका कन्वीनियंस कौन सा है वो पूछेंगे, कौन सा टाइमिंग उनके लिए करें, क्योंकि हम लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं, राइट? तो उनके हिसाब से हमें चलना होगा। फाइन। ठीक है। और एम्पावरमेंट, अभी अजीत ने मैसेज किया, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। फाइन। चलिए, देखो किस तरह से सेविंग्स करते हैं, एक्सपेंडिचर कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें आपका ये एम्पावर करती है हमें। राइट। अच्छा, अब हम आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर एम्प्लॉयज। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू फॉर्मली इन्वाइट यू एंड योर टीम टू कंडक्ट रेगुलर वर्कशॉप फॉर इतना एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी टू enhance their skill, knowledge, financial empowering them professionally and personally. Given your expertise in the field, we believe that your knowledge will। अब इसमें कंपनी क्या करती वो नहीं लिखा है, तो जरूरी नहीं आप लिखोगे, ठीक है, आपको ओके मैम। लिखना है। फाइन। तो ये भी आरबीआई वाला है, जो आरबीआई का स्टूडेंट था ना, उसने ये लेटर दिया था, तो फिर मैंने ये लेटर ले लिया था उससे। फाइन। ठीक है। तो एम्पावरिंग देम प्रोफेशनली पर्सनली, तो यहाँ पे अगर आप आपकी कंपनी क्या करती है वो बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फाइन। गिवन योर एक्सपर्टीज इन द फील्ड, वी बिलीव दैट योर नॉलेज विल श्योरली बेनिफिट आवर एम्प्लॉयज, जो आप लोग अभी बात कर रहे हैं। द वर्कशॉप विल कवर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज बजटिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्सेशन, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, आपने जो बोला वो भी लिख सकते हो, उस बच्चे ने जो लिखा है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। वी अंडरस्टैंड दैट योर टाइम इज वैल्यूबल एंड वी आर विलिंग टू अकोमोडेट शेड्यूल टू एंश्योर, जो भावना ने बोला, दैट वर्कशॉप आर हेल्ड एट अ कन्वीनियंट टाइम फॉर बोथ पार्टीज। इन रिस्पॉन्स काइंडली प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स: द टाइम एट विच द रिव्यू विल टेक प्लेस, द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स इन्वॉल्व, कितने लोग आएंगे वर्कशॉप में, उनका नाम क्या है, और क्या अरेंजमेंट करना है, वो उन लोग को क्या लग रहा है कि क्या क्या अरेंजमेंट करना चाहिए। जैसे अगर वर्कशॉप होगा तो
चाय कॉफी के लिए भी, कुछ स्नैक्स भी होना चाहिए, कितनी चेयर्स रखना है, ये सब सारी चीजें। वी आर एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टनर विथ यू एंड योर टीम टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी, होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स टू मेक द वर्कशॉप सक्सेसफुल। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बोला 3 पैराग्राफ करने के लिए, फाइन। अब देखो, 3 का 4 भी कर सकते हो, मगर अगर 3 रखोगे तो बेहतर होगा। मगर अब यहाँ पे 4 क्यों हुआ वो मैं बताऊं। सबसे पहले यहाँ पे इनवाइट किया गया, यहाँ पे क्यों वर्कशॉप होना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है वो। फिर तीसरे पैराग्राफ में बोला गया है कि आप बताइए आपका शेड्यूल क्या है, आपका लिए कौन सा टाइम सही है, वो सारा आप डिटेल्स दीजिए, ठीक है। और फिर ये वाला पैराग्राफ चाहो तो इसमें भी ऐड कर सकते हो, मगर ये फिर लास्ट पैराग्राफ हो गया। वी आर एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टनर विथ यू एंड योर टीम टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी, होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स टू मेक द वर्कशॉप सक्सेसफुल। ठीक है। तो इस तरह से ना थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करना है, और थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो। वैसे तो 3 पैराग्राफ परफेक्ट होता है, मगर आप 4 पैराग्राफ में भी चाहो तो कर सकते हो, वो डिपेंड करता है लेटर में मतलब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ओके, मगर पैराग्राफ का डिवीजन आपको शायद समझ में आ गया है। थैंकिंग यू, योर्स। अब ये सब हम लेटर नहीं करेंगे, इसे मैंने लास्ट से लिया है। ओके, आप लोग कितना लेटर्स आप लोग कर पाओगे मुझे नहीं पता, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप लोग यू कैन कंटिन्यू गिविंग मी द आंसर स्क्रिप्ट। हम्म। अच्छा, ये भी आरबीआई वाला है। ओके, ये भी उसी स्टूडेंट ने लिखा था। राइट अ लेटर टू योर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टू रिव्यू इट्स डिजास्टर रिस्पॉन्स प्रोसीजर। सबसे पहले अच्छे से लेटर देखो। रेसिडेंट, राइट अ लेटर टू योर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टू रिव्यू इट्स डिजास्टर रिस्पॉन्स प्रोसीजर। अब इसका मतलब क्या हुआ पहले ये बताइए। यस। जब हम कोई डिजास्टर आएगा तो उसमें मतलब क्या आपकी तैयारी है उसके बारे में पूछ रहे हैं मैम। अच्छा, और मैम इसमें मतलब रिव्यू लिखा हुआ है। मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो कह रहा है कि मतलब बीइंग ये आपको एक लेटर लिखना है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को कि वो थोड़ा बहुत चेंजमेंट लेके आए उनका जो डिजास्टर रिस्पांस प्रोसीजर है ना उसमें दे शुड मतलब रिवाइज इट रिव्यू इट और और उन प्रिपेयर प्रिपेयर रहे, है ना। यस आप मैम समझ, ओके मैम। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी वो जिस अपार्टमेंट का रेसिडेंट है उसका जो एसोसिएशन है, उसको लेटर लिखना, और कि ये जानना कि अगर कोई इन केस कोई डिजास्टर आता है तो आप क्या करते हो और क्या करना चाहिए। ठीक है। यस और इस, ठीक है, चलो अब हम ये लेटर देखते हैं, फिर से पढ़ो। राइट अ लेटर, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी, टू योर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टू रिव्यू इट्स डिजास्टर रिस्पॉन्स प्रोसीजर। मतलब रिव्यू को अगर हटाओ तो डिजास्टर रिस्पॉन्स प्रोसीजर है, उसके बारे में उसका क्या ओपिनियन है वो जानना। और वो एक्चुअली में सिंस ये एसोसिएशन है तो वो ये जानना चाहता है कि अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो क्या प्रिपरेशन है उस चीज के लिए, प्री प्रिपरेशन है डिजास्टर आता है तो। अब मुझे बताइए शुरुआत, हम ये सब देखिए ये सब फॉर्मेट है। ओके, तो अब बताइए कैसे शुरुआत करेंगे। मैम आई वुड लाइक टू इंक्वायर आएगा क्या इसमें इंक्वायर वाला वो लिखेंगे हम हम्म, चलिए आप पहले तो मैं वो बताइए। बताएगा कि मैं आपके यहाँ का रेजिडेंट हूँ इसलिए। हाँ करेक्ट, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। हाँ, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। फिर वो रेसिडेंट का नाम बता देना, वो अपार्टमेंट का नाम बता देना। फिर और जो आपने बोला इंक्वायर करना चाहिए, चलो वो इंक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो उसके लिए हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। ओके, ये वो जानना चाहता है, फाइन। अच्छा, अब ओके मैम। सेकंड पैराग्राफ क्या होना चाहिए। कुछ डिजास्टर्स के एग्जाम्पल दे देगा मैम, जैसे कि हाल हाँ, फ्लड फिलहाल में जो वगैरह कोई आया है तो। हाँ हाँ, जी। डिजास्टर अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक ज्यादा अर्थक्वेक का ही है। अगर कोई नदी के किनारे रह रहे हैं तो फ्लड का है, आजकल नदी के किनारे नहीं भी रहो तब भी फ्लड आ ही जाता है, ठीक है। क्यों,
अर्बन फ्लड नहीं होता है, अर्बन फ्लड भी यस होता मैम। है। ओके, दिल्ली में कितनी बार आया, बैंगलोर में, चेन्नई में। तो फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक है। हाँ, मगर इसमें ना ज्यादा बात मत करना कि अर्थक्वेक, बस अर्थक्वेक और फ्लड बस बोल देना, वर्ड बोल देना, मगर इसमें बात मत करना। ओके, बेसिकली आपको डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करनी है। अब बताओ और। उस पे हमारी क्या तैयारी है मैम, उसको हाँ, रिलेटेड? और क्यों जरूरी है, जरूर, यस मैम। ठीक है। और आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे हिमालयन डिजास्टर कितना होता है। ओके, तो उसमें कितनी तैयारी है, कितना क्लाउड बर्स्ट होता है उस एरिया में, उत्तराखंड वाले में। तो कितना तैयारी, कितने लोग मर जाते हैं। अगर पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो हम कितने लोगों को बचा सकते हैं। ये सब इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अब एक और चीज ध्यान रखना, आप लोग चाहो तो लेटर, आप लेटर में, जैसे कि ये वाला लेटर है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, देखिए। ओके, I'm writing to bring to your attention the importance of reviewing the disaster response procedure of our community. जैसे कि बोल आप ही लोग ने बोला था कि पहले हम बताएंगे कौन सा हम रेसिडेंट, किस अपार्टमेंट के, किस सोसाइटी के। एज ए रेसिडेंट ऑफ गोविंद सोसाइटी, आई बिलीव इट इज क्रूशियल। देखिए, मैंने बोला कहीं पे भी आप IOU मत लेकर आइए, तो कहाँ पे नहीं लेकर आओगे आप, प्रेसी में मत लेकर आना, और पैराग्राफ लिखोगे उसमें भी कभी मत लेकर आना IOU। ओके, बाकी मुझे नहीं लगता, और लेटर में तो आपको लाना ही पड़ेगा। ओके, I believe it is crucial for Resident Welfare Association to ensure that we are well prepared for any potential emergency that may arise for and for collective safety. ओके, तो हमने शुरुआत कर दिया। अब उसके बाद क्यों, अब देखो ये लेटर थोड़ा सा अलग है, इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखवाया है। In light of recent natural disaster and unforeseen event, it has become increasingly evident that each resident understands his role and knows what to do in the event of emergency. This can be done by familiarizing people, participating and training for the emergency situation. दिल्ली में एक पुराना मुखर्जी नगर, वहां पे एक बहुत पुराना हॉल है, बत्रा। यस वहां मैम। पे वहां पे अगर आप लोगों को पता है, मूवीज लगती थी पहले, ठीक है। मगर वो बत्रा में अब मूवीज नहीं लगती है। अब क्या है, वहां पे अब क्लासेस चलती है। तो वहां पर एक बार वहां के जो स्टाफ हैं, उन लोगों को ट्रेन किया गया था कि किस तरह से जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो कैसे इवैक्यूएट करना चाहिए, कैसे एक दूसरों की जान बचानी चाहिए, और कैसे भागना चाहिए, एस्केप कैसे करना चाहिए। तो उस समय वो पूरा उन लोगों का एक सिमुलेटेड कंडीशन ऐसे तैयार किया गया था, जिसमें लोगों को ट्रेन किया जा रहा था बत्रा के, क्योंकि बहुत बड़ा हॉल है वो, ठीक है। और कहीं मतलब बहुत पुराना है ना, फायर हो गया, कुछ हो गया, कुछ पता चलता है, राइट। तो वैसे ही जब बोल रहे हैं कि फेमिलराइज करना, पार्टिसिपेट करना, ट्रेनिंग इमरजेंसी सिचुएशन में, दिस वुड हेल्प इन reducing potential economic and personal loss. I propose that a committee be formed to achieve the following objectives. तो इस तरह से आप लेटर को पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। अगर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव अगर इस तरह का, हमेशा नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना डिमांड क्या है। रेजिडेंट शुड नो द बेसिक्स लाइक हाउ टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर है, ऑपरेट नहीं करना आ रहा है। CPR कैसे दिया जाता है, जैसे ही फायर फायर होता है ना, उसी समय आप वेट क्लॉथ को अगर कवर कर लोगे तो स्मोक आपके अंदर नहीं जाएगा। Earthquake may get under a table, reach higher places in case of flood, use of first aid kit, and many more. Disaster training team should review the evacuation procedure to ensure that all residents know the nearest exit route and assembly points and emergency contact numbers. Residents should participate in the regular drill training session for actively acting swiftly and effectively. इतना ये भारी भरकम सा लिखा हुआ है, मगर अगर आप थोड़ा सा भी लिखोगे ना, आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, लेटर का फॉर्मेट पे भी मार्क्स मिलते हैं। ओके, अब इसमें है proactively reviewing, enhancing our disaster response procedure is crucial for improving community protection and minimizing potential impacts. This task requires prompt attention and implementation of necessary steps to strengthen our preparedness. Thanking you, yours, Y capital, sincerely में S small होगा, ठीक है, XYZ, फाइन। अच्छा, अब मुझे बताओ कोई और क्वेश्चन इसके अलावा। मैम जैसे मैम स्पेसिंग का रहता है पेपर में, हाँ,
जैसे 2 पेज मिल गए तो एक लेटर क्या पता कि एक पेज में पूरा है और नेक्स्ट पेज में थोड़ा आधा है, तो उसमें कोई डिफरेंस रहेगा या नंबर वगैरह कटेंगे? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। नंबर तो खैर नहीं कटेगा, मगर आप लोगों का, देखो, अगर एक ही पेज में आ जाए ना तो बहुत अच्छा है। चलो। और लेटर जो है वो, मैं एक बार देखती हूँ। देखिए, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है। यस मैम। ये लेटर आप लोगों का आया था 15 मार्क्स का, और 200 वर्ड्स में लिखने थे। ठीक है। तो यस सबसे मैम। पहले आप लोग अभी ना कोशिश करो। अभी तो आप लेटर लिखोगे, आज मैं एक टास्क दूंगी आप लोगों को। ठीक है, उसका आप लेटर लिखोगे। आप देखो A4 शीट में लिख रहे हो, आप देखो कि पूरा का पूरा 200 वर्ड्स आ रहा है कि नहीं। और वो 200 वर्ड्स कितना होना चाहिए, वो मेन बॉडी का 200 वर्ड्स होना चाहिए, आपका फॉर्मेट का नहीं। Okay. ओके। तो एक बार पहले देखो। अब डिपेंड करता है ना, राइटिंग पे भी डिपेंड करता है, मगर अच्छा कब लगता है, जब पूरा लेटर एक ही पेज में आए, वो अच्छा लगता है। अब इसमें लेटर जो है, लेटर टू एडिटर है, तो एक बार लेटर टू एडिटर भी हम देख लेते हैं, है ना। इसमें लेटर टू एडिटर आया हुआ है, तो वो वाला हम एक बार देख लेते हैं, बेटर रहेगा। हम्म आ गया। ड्राफ्ट अ लेटर टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, डायरेक्टिंग हिज अटेंशन टुवर्ड्स चाइल्ड लेबर। ठीक है। ये जब मैं राजस्थान के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, जब मैं जयपुर में पढ़ाती थी, तब ये लेटर मैंने दिया था उन लोगों का, आता था। अब आता है कि नहीं मुझे नहीं पता। अब ये, इसलिए लेटर थोड़ा पुराना आपको लगेगा, इसका कंटेंट। अब मुझे बताओ, शुरुआत कैसे करोगे। आपको ये एडिटर को लिखना है। मैम वही जो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर करेक्ट। वाले उससे। आई, हाँ, एक मिनट बताओ पहले। थ्रू, द कॉलम ऑफ थ्रू योर योर एस्टीम, कॉलम नहीं, सॉरी, थ्रू योर थ्रू द नेम। थ्रू द कॉलम ऑफ योर, of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of the general public and public authorities toward the concerning issue of child labor. एकदम सही। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, काइंड नहीं भी लिखो, अटेंशन टूवर्ड्स द द इशू, या ग्रैपलिंग इशू, या पर्सिस्टेंट इशू ऑफ चाइल्ड लेबर। पर्सिस्टेंट लिख सकते हो क्योंकि चाइल्ड लेबर पर्सिस्टेंट इशू ही है। ठीक है। Yes, ma'am. Yes. ये आपका एकदम सही है, मगर अब ये वाला लाइन एक ही लाइन है, एक पैराग्राफ में कम से कम 2 सेंटेंसेस होने चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखोगे। एनीबडी। देखो, अगर आप लोग कभी भी इस तरह से आप लोग स्टक हो जाते हो ना, तो इसको डिवाइड कर दो। अब बताओ किसके बारे में लिख सकते हो। एक चाइल्ड और एक लेबर है, किसके बारे में लिख सकते हो। चाइल्ड के बारे में। करेक्ट। तो कभी भी आप किसी भी चीज में आप स्टक होते हो ना, अगर उसमें 2 वर्ड्स है, 3 वर्ड्स, तो डिवाइड, संधि विच्छेद कर दो, डायसेक्ट कर दो। चाइल्ड के बारे में लिख सकते हो। अब चाइल्ड के बारे में क्या लिखोगे। कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, थोड़ा अरे बहुत भाई, मतलब। इम्पैक्ट और सब आप सीधे सेकंड हेडिंग पैरा में मैम, लिखो। हेडिंग हेडिंग उसके ऊपर। नहीं, ओनली चाइल्ड। आप चाइल्ड के बारे में बताओ मुझे, चाइल्ड के बारे में क्या लिखोगे। चाइल्ड एज ए ये फ्यूचर ऑफ द कंट्री, एजुकेशन, तो हाँ, एक सेकंड, एक बार में एक, हाँ बोलो आप। पिंकी, आप कि मैम बोलो। चाइल्ड के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है ना कि लेबर, तो उसका प्राइमरी फोकस यही होना चाहिए कि उसको एजुकेशन वगैरह ये चीजें मिले। ठीक है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो चाइल्ड होते हैं वो ग्रोइंग फेज में होते हैं, वो ग्रोन अप नहीं होते, ग्रोइंग फेज में होते हैं। जब ग्रोइंग फेज में होते हैं तो उस समय इंसान नई नई चीज सीखता है। ओके। उसको उस समय एजुकेशन देना चाहिए। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि चाइल्ड जो है वो हमारा मतलब नेशन का फ्यूचर है, इंडिया का फ्यूचर है। अगर फ्यूचर को ही हम बिना कुछ सिखाए अगर उसको लेबर इंडस्ट्री में भेज देंगे, तो इंडिया का जो, आपको पता है, अगर आप बच्चे को शुरुआत में ही काम में डाल देते हैं तो इसमें कंट्री को क्या फर्क पड़ता है, ये बताओ। ग्रोथ हैम्पर होती है मैम।
पता है सीधे जीडीपी इसका लो हो जाता है कंट्री का, आपको पता है? यस मैम। आज अगर वो बच्चा पढ़ लेगा, पढ़ के नौकरी करने लग जाएगा, तो वो टैक्स देगा या नहीं देगा? यस मैम। अगर वो पढ़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसको अपना हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया का इन्वेस्टमेंट कम होगा, राइट? यस मैम। अगर वो पढ़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे आगे की जनरेशन को भी पढ़ाना है। इसीलिए स्टूडेंट्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बच्चों को शुरुआत में ही घुसा देते हैं वर्कफोर्स में, तो क्या होगा? उसको सिर्फ एक ही चीज आएगा, थोड़ा सा 2 रुपए कमाना, जो वो खुद ही खाएगा और अपने बच्चे को देगा। और जो वो सीखा है वो ही अपने बच्चे को सिखाएगा। तो ये चेन जो है ना, विशेष साइकिल चलता रहेगा। फाइन। तो आप लोग को इतना नहीं लिखना है। आप लोगों को क्या लिखना है कि बच्चा जो है, जैसे कि पिंकी ने ये बताया, उसका एजुकेशन बहुत जरूरी, वो ग्रोइंग फेज में है। और अगर आज उसको ढंग का एजुकेशन मिल गया, तो वो आगे चल के वो कंट्री के ग्रोथ में पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट कर सकता है। बस इतना लिखो फर्स्ट पैराग्राफ। और मैम ये सेकेंड फिर पैराग्राफ थर्ड लाइन में नहीं आ सकता ये? एक्चुअली ना, हाँ ये हाँ, आप लोग थर्ड पैराग्राफ में भी लिख सकते हो इसको। वो आपको देखना है क्या आपको क्लिक करा है। जैसे मुझे अभी ये क्लिक, मुझे अभी पता भी नहीं है कि लेटर में क्या है, इतना तो याद नहीं है ना, मुझे बहुत साल पहले लिखा था। मगर ऐसे हम ये शुरुआत लिख कर सकते हैं सकते हो। कि आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द चाइल्ड लेबर एज द चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ मतलब कंट्री। ऐसे हाँ सिंपल हाँ, रखते हैं। ये आप थर्ड पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में एजुकेशन के बारे में लिख दो, मगर सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे? जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है मैम बच्चों पहले पे, कॉज चाइल्ड लेबर। बताओगे कि फिर इम्पैक्ट बताओगे ना? पहले तो कॉज बताना है ये ना। तो कोर्स बताएंगे यस मैम। हाँ, इम्पैक्ट पहले नहीं बताना है, कॉज बताना है। तो पहला कॉज क्या है चाइल्ड लेबर का? पॉवर्टी। हाँ हाँ, और जैसे इसने कहा वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अजीत ने कहा, ठीक है। तो ये वेस्ट ऑफ ह्यूमन, आपकी मर्जी, आप उसको लास्ट में रखो वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, या आप शुरुआत में लिख रखो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पहला कॉज है पॉवर्टी, दूसरा लैक ऑफ। कॉज है लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन। माँ बाप पढ़े लिखे नहीं तो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, है ना? लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, दो काफी है, इतना लेटर में नहीं लिख पाओगे। अब उसका इम्पैक्ट लिखना है, इम्पैक्ट। और इसको एक एक वही लाइन में एक्सप्लेन करोगे। हाँ विशियस साइकिल में फंस जाएगा मैं वो बंदा हाँ। पॉवर्टी से। हम्म। मैम वो विशियस साइकिल में फंस जाएगा और इट कैन हैम्पर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द नेशन। हाँ, और उसका नहीं, एक और चीज है वो, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर चाइल्ड वर्कफोर्स में जा रहा है ना, तो वो इनफॉर्मल वर्कफोर्स में जा रहा है। यस मैम। इनफॉर्मल वर्कफोर्स में क्या हो रहा है? उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। अंडरस्टूड? यस मैम। एक तो पहली चीज, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा, कोई सरकार उसकी मदद नहीं करेगी, कोई कंपनी उसकी मदद नहीं करेगी, कोई फैक्ट्री उसकी मदद नहीं करेगी। दूसरा, चाइल्ड को कहाँ लेकर जाया जाता है? बीड़ी फैक्ट्री में, माचिस बनाने की फैक्ट्री में, आप समझे? यस मैम। कितना रिस्की जॉब है ये सारा। कचरा बिनने वाली में चाइल्ड इन्वॉल्व रहता है, आपको पता है? मैम इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे भी लिख सकते हैं कि मैम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है एक्टिंग। बिल्कुल, आप कोट कर सकते हो, आर्टिकल को कोट कर सकते हो, ओके मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, और फिर लास्ट में आप लिख सकते हो क्लोजिंग वाला। बाप रे। दिस हैज रेफरेंस टू न्यूज कॉलम चाइल्ड अब्यूज ग्रोइंग रियलिटी इन माई चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर सिटीजन ऑफ चाइल्ड अब्यूज। क्यों लिखा है? मैंने ये बहुत पहले लिखा था जब मैं राजस्थान में थी, मुझे इसको। बट दे हैव अ ब्लीक फ्यूचर सीइंग द प्रॉब्लम दे आर ग्रिपल्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड लेबर। अच्छा, यहाँ पे आया है, मगर ये गलत है, अब्यूज नहीं लिखोगे। वी सी, ओ नहीं 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 नहीं, अंडरस्टूड। वही ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सुनो। दिस हैज अ रेफरेंस टू द न्यूज कॉलम चाइल्ड अब्यूज ग्रोइंग रियलिटी। तो न्यूज़पेपर में एक कॉलम आया था, दैट कॉलम वाज ऑन चाइल्ड अब्यूज एंड ग्रोइंग रियलिटी। अब उस पे आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, ओके?
ठीक है। ओके। इन माई ओपिनियन द चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जो सुभाष बोल ही रहा था, बट दे हैव ब्लीक फ्यूचर seeing the problems they are facing. They are grappled with the problem of malnutrition, child labor. We see hundreds of poverty-stricken children suffering from wages due to insufficient food. Apart from the children are seen working like slaves. अब देखो ये वाला जो है ना, ये हटा दो, सॉरी ये नहीं, ये वाला, इसको हटा दो। वेजेस ये ना थोड़ा सा डेविएटेड लग रहा है मेरे को, है ना, इसको हटा देना। अपार्ट फ्रॉम दिस चिल्ड्रन आर सीन वर्किंग लाइक स्लेव्स इन सब ह्यूमन अनहाइजीनिक हजार्डस कंडीशन इन ढाबा। तो हमने क्या किया, पहले हमने फैक्ट्स बता दिया क्यों हो रहा है, इम्पैक्ट अभी नहीं बताया। ढाबाज, निकल प्लेटिंग फैक्ट्री, मैच मेकिंग, बीड़ी मेकिंग, कंस्ट्रक्शन साइट, दे आर मेड टू वर्क फॉर मोर देन 8 hours and that too at low wage. They are scantily dressed and look unclean. They shiver in winter without anything on their bodies. Domestic servants employed at home are made to work almost round the clock. अब क्या लिखा है, दे आर एंटी चाइल्ड लेबर रेगुलेशन। अच्छा, पॉक्सो मेंशन कर सकते हो, ठीक है, इसमें है कि नहीं मुझे नहीं पता। Adhered to by the owner of the factory child. It would be worthwhile to mention that social awareness among the people must be created to eliminate child labor. Some special schools for these children should be opened where free education should be imparted. Supplementary income should be provided to their parents. Moreover, parents must be taught about the importance. इसमें इस लेटर में क्या है, कॉज इम्पैक्ट नहीं है, इसमें क्या है, सीधे सोल्यूशन ओरिएंटेड लेटर है। मगर यदि आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी लेटर लिखोगे जिसमें आप कॉज बता रहे हो, तो याद रखना जहां पे आप प्रॉब्लम देते हो ना स्टूडेंट्स, वहां पे आपको सोल्यूशन देना ही देना है। विदाउट साइटिंग सोल्यूशन, ऑलवेज मेंशनिंग प्रॉब्लम। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं एस्से भी लिखवा रही हूँ, तो कोई कोई एस्से होता है जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड एस्से होता है, और कोई कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड एस्से होता है, ठीक है। याद रखना, अगर कोई प्रॉब्लम ओरिएंटेड ऐसे है, जैसे चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम ओरिएंटेड ऐसे है, तो चाइल्ड लेबर जो है ना, उस प्रॉब्लम के बारे में आपको बहुत कुछ बताना पड़ेगा, और सोल्यूशन भी थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ में। अगर कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड ऐसे है, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा बताना है और सोल्यूशन बड़ा करके बताना है, राइट। तो ये वाला ओके। जो था चाइल्ड लेबर, उसके बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में यहाँ पे बात हो गई है, रीजन नहीं बताया है, मगर चाइल्ड लेबर के बारे में बात होगी। तो जहां पे प्रॉब्लम होगी ना स्टूडेंट्स, वहां पे सोल्यूशन होना ही होना है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे सोल्यूशन, ओके। तो अगर लेटर आपका, मैं तो अभी ऐसे की बात करती हूँ, मगर लेटर अगर प्रॉब्लम वाला है तो ध्यान रखना आपको सोल्यूशन देना है, ओके। ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट, फिर आई humbly request you to spread awareness on this issue so that common man at least makes little effort to reduce the plight of these children, okay। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है, और आज मैं टास्क दे देती हूँ, आप लोग 4 बजे 5 बजे तक आप लोग देने की कोशिश करना, ओके। ओके एनीथिंग मैम। एल्स, और कोई क्वेश्चन? ठीक नो है फिर। मैम। अब अजीत, अगर आपको बात करनी है तो अभी आप मैम बात कर सकते हैं, हाँ बोलिए। मैम जो हम जो लेटर होते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट डेटेड, तो उसके अंदर जो डेट लिखनी है मैम, वो किस फॉर्मेट में लिखनी है? नहीं, उसमें भी एक्सटेंडेड लिखोगे, सब में, एक्सटेंडेड ही? हाँ सब में एक्सटेंडेड, ये हैबिट बना लो। ओके मैम। अगर मेन बॉडी के अंदर डेट लिखोगे वो भी एक्सटेंडेड, आप फॉर्मेट में डेट लिखोगे वो भी एक्सटेंडेड, ओके मैम। ठीक है। और मैम लेटर को खत्म करने के बाद लास्ट में जब हम थैंकिंग यू लिखते हैं, तो थैंकिंग यू से पहले हमें स्पेस रखना है मैम? बिल्कुल, ओके। खुला खुला लिखो, विजुअल कंफर्ट के लिए। और मैम पैरास के ABC। बीच में भी दे दे? हाँ बिल्कुल। ठीक है मैम मैम। जैसे आप अभी नाम के बारे में बता रहे थे कि अगर कोई नाम गिवन नहीं है तो अपन ABC या XYZ कर देंगे, हाँ, आप तो ऐसा अपना ही हमें नाम, हाँ को देखो, कंपनी वगैरह, जैसे कंपनी वगैरह का आप बता रहे हो, उसमें भी XYZ करें या तो रैंडमली कुछ लिख दें? रैंडमली भी लिख सकते हो, XYZ भी लिख दो, PQRS XYZ ABCD LMNO, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। और एक बार आप लेटर लिखो, फिर मुझे समझ में आएगा, और लेटर का क्वेश्चन वाला PDF आप लोगों के पास है, तो मैं सिर्फ लेटर 1 लिखूंगी, तो आप समझ जाना। हमने जो लेटर डिस्कशन किया, हमने लास्ट से किया है, क्योंकि मुझे पता वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, ओके ओके, मैम। ठीक है। मैम ये एक बार शेयर और कर देना प्लीज मैम, हाँ हाँ, ये मैं फाइल। शेयर कर दूंगी, ठीक ओके है। मैम। ओके, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।